साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज 24। मैं इस समय हूं दुमाकोट क्षेत्र में, नैनाना ब्लॉक का क्षेत्र पड़ता है। और पौड़ी गढ़वाल जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से कम 6 घंटे का रास्ता है अगर गाड़ी से आप चलते हो तो। एक सुदूर क्षेत्र में बोलूंगा क्योंकि यहाँ से वहां तक पहुंचने में बड़ा समय लग जाता है हमारी फाइलों को। बात करेंगे हमने आज क्या खोया क्या पाया। ये 25 साल हो चुके हैं, नाबालिग से बालिग हो चुका है मेरा ये देवभूमि उत्तराखंड। लेकिन आज हमने क्या खोया क्या पाया। मेरे साथ हैं रघुवीर बिष्ट जी, जो कि एक समाज सेवी है, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, हर एक गांव में पहुंचते रहते हैं। जहां पे पहले का रास्ता ना हो वहां पे भी पहुंच जाते हैं। मैं कभी इनका लाइव वीडियो देखता हूं तो उसमें कभी कहीं और जगह, कभी रेखनिखाल ब्लॉक, कभी पौड़ी क्षेत्र में, कभी कहीं, मतलब हर जगह आपका सर रहता ही है। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हुए क्या हमने क्या खोया क्या पाया, क्योंकि आपको काफी इस चीज का काफी अनुभव भी हो चुका है, लगातार क्षेत्रों से प्लान भी हो रहा है। तो बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ा सा बताइए, दर्शकों कुछ जानना चाह रहे हैं कि हमने क्या पाया आज तक इस 25 साल में नैनाना ब्लॉक में। जी धन्यवाद नेगी जी, इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। इन राज्य बने 25 साल हो गए, जैसे आपने कहा कि ये शैशवा कालावस्था से प्रौढ़ावस्था में पहुंच गया जी। इन 25 साल में अगर मैं निष्पक्ष रूप से कहूं कि इन 25 सालों में इस विकास खंड नैनाना ने क्या खोया क्या पाया जी। तो पाया भी बहुत कुछ, लेकिन खोया भी बहुत कुछ। इन 25 साल में अगर पाया और खोलने में तुलना करें सर तो जी मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ। पहले तो हमने क्या खोया इन 25 सालों में, जहां हमारे विकासखंड नैनाना में करीब 100% लोग कृषि कार्य करते थे, गांव आबाद थे, खेती, हरे भरे खेत होते थे। इन 25 वर्षों में आपने देखा होगा कि 90% खेत जो है बंजर पड़ चुके हैं। इन 25 वर्षों में 25 वर्ष पहले जहां हमारे गांव आबाद होते थे, आप देखो स्कूलों की छात्र संख्या, एक इंटर कॉलेज में 500 से लेकर 700 तक होती थी, प्राइमरी में जो है 100 से 150 के बीच में होती थी। इन 25 वर्ष में हमने 60% जो है यहाँ के लोगों ने पलायन कर दिया। और आज आप देखोगे गांव की स्थिति कि प्राइमरी स्कूल में जो औसत छात्र संख्या है वो 10 और 12 के बीच में है, इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है 100 और 150 के बीच में है। तो इन 25 साल में जो हमने ये किया। लेकिन जहां तक मैं विकासखंड नैनाना की बात करूं, 25 साल पहले हमारा विकासखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। यहाँ 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चल करके गाड़ी पकड़नी पड़ती थी। लेकिन जब नवोदित उत्तराखंड राज्य बना और ये सौभाग्य था कि इस क्षेत्र से हमारे विकासखंड के जनरल TPS रावत जी विधायक बने, तो उनका कार्यकाल जो 5 साल का कार्यकाल था वो स्वर्णिम कार्यकाल था जी। और उस स्वर्णिम कार्यकाल में जहां हम 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके बस पकड़ते थे, तो सबसे पहले उन्होंने जो दुर्गम स्थान थे, अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने वहां रोडें खुलवाई, जिससे कि जो है आवागमन की सुविधाएं जो है नजदीक हो सके। उसका मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, आंसू घाट। उनको किंगोड़ी खाल बस पकड़ना पड़ता था। आंसू घाट क्षेत्र कम से कम अगर दिगोली खाल से जाओ तो बहुत लंबा पड़ता था, फिर खड़ी चढ़ाई पड़ती थी। आपका कमंदा क्षेत्र है, हमारा जो है ये पूरा इंडिया कोट खालूडाना तक बस जाती थी। उसके बाद अपोला सेरा के लोगों को भी जो है खालूडाना बस पकड़ने आना पड़ता था, या जो है यहाँ आना पड़ता था, धुमाकोट आना पड़ता था। आपका जो चैड़ चैबड़ है, यानी कि जो इस विकास खंड के जो सबसे दुर्गम क्षेत्र थे वो था, हमारा पहला क्षेत्र था आंसूबाखल, दूसरा कमंदा, और तीसरा आपका ये अपोला सेरा, और चौथा जो था हमारा चैड़ चैबड़। अच्छा। तो जनरल TPS रावत जी ने सबसे पहले जो है इन्हीं सड़कों पर काम करना शुरू किया। हमारी राज्य बनने से पहले 3 ऐसी सड़कें थी जो 2-3 किलोमीटर बनी थी, और उसके बाद जो है 17 साल हो गए थे, लेकिन उन पे 1 इंच काम नहीं हुआ था। वो थी धुमाकोट पिपली मोटर मार्ग, खालूडाना अपोला सेरा मोटर मार्ग, और नैनाना शंकरपुर मोटर मार्ग। तो ये तीनों सड़कें जो है उसी कार्यकाल के दौरान खुली थी। आज तो अब गांव-गांव तक रोडें जाने लगी, चाहे विधायक नीति जाने लगी, लेकिन जो हमारा जो रोडों का विस्तारीकरण था वो जनरल TPS रावत जी के ही कार्यकाल में हुआ था। कम से कम 46 सड़कें जो कई किलोमीटर लंबी थी, वो सड़कें जो है उसी कार्यकाल के दौरान बनी थी। जहां हमारे यहाँ जो है सीमित मात्रा में होते इंटरमीडिएट कॉलेज थे, हाई स्कूल थे, उसी कार्यकाल के दौरान इस क्षेत्र में कम से कम 9 स्कूलों का
उच्चीकरण हुआ था। अपोला, आपका अपोला सीरा हो गया, कोचियार हो गया, ये चमारा हो गया, आपका जो है दिगोली खाल हो गया, ये कई वो विद्यालय थे जिनका जो है उच्चीकरण हुआ था। हम जब आज से 25 साल पहले करीब जो है 60% गांव में भी बिजली नहीं थी। जब उस 5 साल के पीरियड के अंदर 95% गांव में जो है बिजली पहुंचाने का काम भी उसी समय होता। और आजादी के बाद हमारे यहाँ 2000 तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं था जी। और डिग्री कॉलेज के लिए हमारे छात्र छात्राओं को किसी को रामनगर, कोटद्वार, देहरादून, दिल्ली यहाँ तक जाना पड़ता था। और जो हमारी क्षेत्र की बालिकाएं थी वो तो जो है ग्रेजुएट हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इतनी गरीबी वाला क्षेत्र था कि वो अपनी बेटियों के प्रति वैसे भी जो है समाज थोड़ा सा निष्क्रिय रहता है, तो वो बेटियां तो जो है बिना ग्रेजुएशन के ही जो है उनकी शादी हो गई होती। तो पटोटिया डांडा में आपने देखा होगा कि इन्हीं 25 साल के अंदर पटोटिया डांडा में जो है डिग्री कॉलेज खुला था। आपने देखा होगा कि हमारा क्षेत्र जो है कार्बन नेशनल पार्क से बहुत नजदीक, उस समय जो है मंदिरों का सौंदर्यकरण हुआ था। आप चाहे अपोला सीरा का मंदिर का, अपोला बद्रीनाथ मंदिर का सौंदर्यकरण हो, चाहे धूमा देवी मंदिर का सौंदर्यकरण हो, चाहे बूंगी देवी मंदिर का सौंदर्यकरण हो, चाहे शरद महादेव का सौंदर्यकरण हो, चाहे आपका अदाली खाल मंदिर का सौंदर्यकरण हो, चाहे आपका परसोली मंदिर का सौंदर्यकरण, गुजरूगढ़ के लिए भी उस समय धन आवंटित हुआ था। तो कहने का मतलब कि इस क्षेत्र को जो है, इन क्षेत्रों का मंदिरों का सौंदर्यकरण करके, जिससे कि लोग आस्था के साथ भी यहाँ आ सके और जो एडवेंचर टूरिज्म कर सके, वो इस तरह का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कार्य जो है वो स्वर्णिम कार्यकाल था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो इन 25 वर्ष में वास्तव में सड़कें तो बहुत बनी जी, लेकिन कोई ऐसी सड़क नहीं बनी जो शहर से लोगों को गांव तक ले जा सके। गांव से शहर तक ले जाने के लिए तो सैकड़ों सड़कें बनी, लेकिन शहर से कोई ऐसी सड़क नहीं बनी जो गांव तक लोगों को रोक सके। और उसको रोकने के लिए जनरल साहब ने ये जो आपका धुमाकोट ग्राउंड है, जब वो 2004 में, क्योंकि वो डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल रहे थे, तो उन्होंने जो है डीजी आसाम राइफल से उस समय बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरा ये पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ जो है आसाम राइफल की भर्ती रखवा। तो 2000 मैंने पहले तो उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान तो भर्तियां रखी गौली खालो धुमाकोट में, लेकिन 2004 में भी यहाँ भर्ती रखी थी, ये इसी ग्राउंड में। और उसके बाद जो है उन्होंने ITC, जो आपका इंटरनेशनल टोबैको कंपनी है, उन 2 कंपनियों को यहाँ बुलाया था कि भी जो जब सिडकुल हरिद्वार में जो है वो लग रही थी, तो उन्होंने कहा था कि उनके जो उस समय संजीव चोपड़ा थे इंडस्ट्री सेक्रेटरी, उनसे कहा था कि भी जरा MD से कहिए कि आप धुमाकोट में जाए और वहाँ के जो अनस्किल्ड लेबर है, जो अनस्किल्ड है, उन बच्चों को जो है आप ITC कंपनी में, तो यहाँ उस समय भी जो है भर्ती कैंप लगे थे जब सिडकुल हरिद्वार में जो है फैक्ट्री लगी। लेकिन उनके कार्यकाल के बाद, मुझे अफसोस कहने में कि उनके कार्यकाल के बाद कोई भी ऐसी जो है राज्य स्तरीय योजना नहीं बनी। जैसे धुमाकोट पेयजल योजना जी, ये धुमाकोट जो आप यहाँ पे देख रहे हो बिल्डिंग के लिए, इसके लिए भी 1.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ था। धुमाकोट पेयजल योजना बनी थी। लेकिन उसके बाद इन 15 साल में, 15 के 17 साल में कोई भी ऐसी योजना नहीं बनी जो राज्य स्तरीय योजना है, जिसको हम कह सके कि क्या कि भाई हाँ वास्तव में किसी जनप्रतिनिधि ने ये काम करके दिया है। अगर देखा जाए बीजी, जब चुनाव लड़ा जाता है तो उसमें एक ही मुद्दा रहता है कि रोजगार और स्वरोजगार दिया जाए। मेन मुद्दा ये होता है क्योंकि इससे प्लान भी रुकेगा, है ना। उनका किसी अगर फैमिली को अगर रोजगार मिलता है उसी गांव में, तो फैमिली भी रहेगी गांव में, साथ साथ रोजगार मिलेगा। क्या लगता है इन 17 सालों में, 17 के 25 सालों में बोलूंगा, क्या लगता है आपको, क्या उन लोगों को रोजगार मिला जो स्वरोजगार कर रहे हैं? उनके लिए अब क्या कहना है? क्योंकि वो भी तो मुझे लग रहा है कि योजनाओं से दर दर भटक रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन इतना हो चुका है कि कोई युवा रुक नहीं रहा इन पहाड़ों में, इतना ठोकरे खाने का कोई फायदा नहीं, उनका ये कहना है। नेगी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था कि भाई यहाँ रोजगार मिले, अफसोस इस बात का है कि हम सोचते थे कि राज्य बनने के बाद यहाँ के लोग, जिनको हिमालय की सोच मालूम है, हिमालय की अवधारणा से मालूम है, हिमालय को जानते हैं, ये सोचते थे कि भाई यहाँ के लोग जो है जब जनप्रतिनिधि बन के आएंगे तो निश्चित रूप से वो पहाड़ों का विकास करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में रहते हुए बंद AC कमरों में, लखनऊ में बैठ करके हमारा विकास नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन 25 वर्षों में लखनऊ का कल्चर जो है उत्तराखंड में भी आ गया। और उसका रीजन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सर्व शिक्षा अभियान से कोई भवन निर्माण होता है तो यहाँ भी 4.25 लाख रुपए मिलते हैं, और जो देहरादून, रायपुर में या धर्मपुर में जो स्कूल का भवन बनता है सर्व शिक्षा का, उसके लिए भी 4.25 लाख रुपए। आप ये देखिए कि यहाँ जो है 10 किलोमीटर उसको जो है ढुलान में लग जाता है,
सरिया सीमेंट इसकी फैक्ट्रियां है नहीं। वहां का मानक भी वही है और यहाँ का मानक भी। जो शहर के विधायक है उनको भी जो है 4.25 करोड़ रुपए विधायक निधि प्रतिवर्ष मिलता है, और जो जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि विधायक है उनको भी 4.25 करोड़ रुपए। आप देख सकते हो कि इसी धुमाकोट को आप लगाओ कि अगर कोई अपनी गाड़ी से भी जो है पूरा भ्रमण करना चाहे तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, और आप धर्मपुर का भ्रमण करो तो आधे घंटे में जो है आप धर्मपुर पहुंच जाएंगे। उस विधानसभा के लिए भी 4.25 करोड़ रुपए, और इस विधानसभा के लिए इस विधानसभा की 4.25 करोड़ रुपए। तो कहने का मतलब कि पर्वतीय अंचलों के लिए कोई योजना नहीं बनी, केवल विकास हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और नैनीताल तक सीमित रह गया। जो आप देखो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ बना, सिडकुल कहाँ बने, आपका सिडकुल जो है रुद्रपुर बना, मैदानी क्षेत्र आप जो हरिद्वार बना और वहां बना। ऐसा इन 25 सालों के अंदर ऐसा कॉरिडोर, ऐसा सिडकुल जो है ग्रोथ सेंटर जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं बना। यहाँ भी जो है बंजर भूमि पड़ी हुई है, यहाँ भी सरकारी भूमि पड़ी है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई ऐसा इकोनॉमिक कॉरिडोर नहीं बना कि जहां स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा सके, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे यही रोजगार प्राप्त कर सके। जैसे आप देखो जो प्रदूषण रहित, क्योंकि ये पर्यावरण हमारा जो सेंसिटिव जोन है, तो प्रदूषण रहित उद्योग भी तो लग सकते हैं यहाँ। जैसे मोबाइल के आपके देखो जो ये चिप होते हैं, मेमोरी चिप होते हैं, ये तो इसकी फैक्ट्री तो लग ही सकती थी यहाँ। लेकिन एक्चुअली में इन 25 सालों के अंदर इन पहाड़ों में जो है कोई ऐसा इकोनॉमिकल जोन या आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर या सिडकुल या ग्रोथ सेंटर नहीं बना, जिसके कारण जो है यहाँ से जो है लगातार पलायन होता जा रहा है। बीच अगर बात करें, आपने जैसे कहा, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो सही ढंग से इस चीज का एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, या उनमें कोई जो कमी तो उन्हीं में है। सरकार योजना बनती है तो सरकार जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं वही वहां पे योजना भी बनाते हैं कि पहाड़ में क्या चीज सही है क्या गलत है ना। कितना वहां पे ढुलान लगना, जो आपने कहा कि रास्ता बनना हो तो वही चीज मैदानी क्षेत्र में वही अमाउंट होता है, वही अमाउंट हमारे पहाड़ी क्षेत्र में होता है, लेकिन वो ढुलान में खाया था, बाकी उसके लिए बनने के लिए कुछ पैसा बचता भी नहीं है। इसमें कमियां तो जनप्रतिनिधि का भी है ना। अगर विजनरी लीडर हो, जिसकी सोच जो है ऊंची हो, दूरदृष्टि सोच हो, तो वो उसी तरह से जो है फिर क्षेत्र के लिए काम करते हैं। और हमारा सौभाग्य था, जनरल TPS रावत जी ने इस क्षेत्र को विकास की राह दिखाई थी। उसी समय सड़कों के बनने से लेकर स्कूलों के उच्चीकरण से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर के बिजली, वो आपके जल योजना, पानी की योजनाएं से लेकर के मंदिरों का सौंदर्यकरण से लेकर के, ये सारे चीजें उसी समय हुई। लेकिन 5 साल का पीरियड, जैसे आप जानते हो कि एक छोटा पीरियड है, लेकिन 15 सालों में तो ये कार्बेट नेशनल पार्क के बहुत नजदीक है हमारा। ये हमारे लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई 2/3 हिस्सा कार्बेट नेशनल पार्क का हमारे लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में होने के बावजूद भी यहाँ से गेट क्यों नहीं खोल रहे आप। सरकार ने 2 मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि भाई मैदाबंद से सफारी शुरू की जाएगी, कालिंको गेट से सफारी शुरू की जाएगी, लेकिन अफसोस इस बात का कि मुख्यमंत्री की घोषणा भी धरातल पर नहीं उतर रही। और जहां रामनगर के लिए कार्बेट नेशनल पार्क जो है वरदान सिद्ध हुआ, हमारे लिए जो अभिशाप हो गया। आपने देखा होगा कि वन जीव और मानव के साथ किस तरह से संघर्ष हो रहा है। हर तीसरे चौथे महीने में जो है बाघ किसी न किसी मनुष्य को जो है अपना निवाला बना देता है। और आप रामनगर का देखिए, रामनगर में जो हजारों लड़के, कोई टूरिस्ट का काम कर रहा है, कोई जो है सोवेनियर शॉप चला रहा है, कोई वर्कशॉप चला रहा है, कोई टूरिस्ट गाइड का काम कर रहा है, कोई अपने होटल मोटल रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और 2/3 हिस्सा, वहां तो केवल 1/3 हिस्सा है रामनगर में, यहाँ 2/3 हिस्सा कार्बेट नेशनल पार्क का होने के बावजूद भी हमारे लिए जो है कार्बेट नेशनल पार्क जो है अभिशाप बन चुका है। और यहाँ जो अगर गेटवे खुलता है तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र भी जो है इको टूरिज्म से और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म से अपने आप ही जुड़े। हमारा ये क्षेत्र तो वैसे भी जो है कार्बेट नेशनल पार्क के इतना नजदीक है, यहाँ जो है ट्रैकिंग के लिए जो एडवेंचर टूरिज्म वाले हैं, एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन हो सकता है आपका दीवा डांडा। कितने हाइट पे आप जो है वहां से ट्रैकिंग भी करवा सकते हो, साथ जो है आप जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को भी जो है टूरिस्ट को दिखा सकते हो। आपका भूंगी देवी, वहां जो है आध्यात्म के दर्शन भी कर सकते हो, देवी माँ के सिद्धपीठ के दर्शन भी कर सकते हो, और आपका जो है एडवेंचर टूरिज्म टूरिस्ट भी हो सकता है। आपका एरिया भैरवगढ़ी है यहाँ पे रिखड़ी खाल में, वो भी जो है ट्रैकिंग के लिए भी बढ़िया, और आप आध्यात्मिक का भी। गुजरूगढ़ी में 52 गढ़ों में गुजरूगढ़ी एक ऐतिहासिक गढ़ जो है हमारे नैनीडाना में, वहाँ के ट्रैकिंग भी हो सकते हैं और हम जो है अपनी ऐतिहासिक विरासत से भी जो है परिचित हो सकते हैं। हमारे नैनीडाना ब्लॉक में कितना सौभाग्य है, ऐसा पहला ब्लॉक है जहाँ लघु केदार शल्ड महादेव भी है और लघु बद्रीनाथ अपोला शेरा। और अपोला अभी मकरांति का त्योहार आता है, उसमें जो है जो कीचड़ है, अगर आप अपने शरीर किसी चर्म रोग से पीड़ित है तो वो जो अगर आप वो करोगे उसको लेप करोगे तो अपने आप ही जो है चर्म रोग भी दूर हो जाता है। बिल्कुल।
जी, मतलब आपका ये कहना है कि हमने खोया बहुत कुछ, जी पाया बहुत कम। जी। ये तो जो आपसे बात हुई मेरी, तो लग ही रहा है ये खोया हम बहुत कुछ खो रहे हैं। बात किया आपने कॉर्बेट नेशनल पार्क का, ज्यादा नहीं, यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है कॉर्बेट नेशनल जी, पार्क जी। पड़ जाता है। लेकिन वो दुर्भाग्य देखिए कि पहाड़ों के सामने हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हमारे इस नैनाना ब्लॉक का, लेकिन हम उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। देखो- आखिर कारण क्या है? देखो क्या आप नहीं खोल पा रहे हैं हम? आप देखो, एक रोड है जी। दुर्गा देवी मैदाबंद मोटर मार्ग जी। अगर वो रोड खुलती, 2007 तक उस पर गाड़ियां चलती थी। अफसोस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो प्रयान्वित हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चल गए, लेकिन हमारी सरकार की कमजोर पैरवी के कारण आज भी दुर्गा देवी मैदाबंद वो बंद पड़ा हुआ है। अगर वो बस के लिए खुलता है तो निश्चित रूप से जो है रामनगर और हमारे मैदाबंद की दूरी जो है 21 किलोमीटर कम हो जाएगी। कम हो जाएगा, सही बात। और ये होता है तो फिर आवागमन के साधन बनेंगे। तो निश्चित रूप से जो है सबसे बड़ी बात है कि जो मैं कह रहा हूं कि विजनरी लीडर की कमी है। आज आप देख रहे हो कि कई जगह जो है एनजीओ चल रहे हैं। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन का है, हंस फाउंडेशन से है, रिलायंस फाउंडेशन से कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आजीविका का चल रहा है, जल जीवन मिशन का चल रहे हैं। उसमें जो है क्या होता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलना शुरू हो जाता है। कम से कम वो प्रोजेक्ट जो है 3 साल 4 साल के लिए था। लेकिन अफसोस कि हमारे इस विकास खंड नैनाना, रेखड़ी खाल, जहरी खाल में कोई भी ऐसा एनजीओ जो है काम नहीं कर रहा। आपने देखा होगा वहां अजीम प्रेम जी फाउंडेशन यहाँ काम नहीं कर रहा, हंस फाउंडेशन यहाँ काम नहीं कर रहा, आप रिलायंस फाउंडेशन यहाँ काम नहीं कर रहा। अगर हमारे प्रतिनिधि विजनरी होते तो इनके सीईओ से बात कर सकते थे और कह सकते कि भी यहाँ भी जो आप प्रोजेक्ट बनाओ और इस प्रोजेक्ट में बना करके यहाँ के हजारों लड़कों को जो एनजीओ के थ्रू भी काम मिल सकता था। लेकिन अफसोस इस बात का कि इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। यहाँ तो केवल यह है कि विधायक बन गए और विधायक से विधायक निधि बांटना है, उसके अलावा कुछ ज्यादा सोच नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले कुछ साल पहाड़ों के लिए खंडर साबित होंगे क्या? क्योंकि जिस तरह से हमारे पहाड़ों में सिर्फ बुजुर्ग रह रहे हैं अब, क्योंकि युवा ने सबने यहाँ पे प्लान कर चुके हैं और उनके सिर्फ माँ बाप ही गाँव में है। जिस गाँव में जा रहे हो आप, गाँव में भ्रमण करते रहते हो सर, वहां पे देखते होंगे आपके सब एक बड़ा सा मकान है और उसमें सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। देखो संजीव जी, मैंने बताया जिस तरह से हर कोई जो है अब अपने अतीत से जुड़ना चाहता है, क्योंकि अतीत हर किसी को आकर्षित करता है। आपने देखा एनसीआर में कितना पॉल्यूटेड है, प्रदूषण इतना ज्यादा है कि वहां जो है सांस लेना दुर्लभ होता है। हर कोई जो है रिटायरमेंट के बाद, देखो रोजगार के लिए तो बाहर जाएगा, जब रोजगार यहाँ नहीं तो रोजगार के लिए बाहर जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो है आदमी अपने मूल गांव में आना चाहता है। लेकिन आप देखते हो कि मूल जब रिटायरमेंट होता है उसकी उम्र जो है 60 साल होती है, और 60 साल के बाद ही जो है क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उसे आने लगती है। और जब वो अपने गांव आता है तो अफसोस इस बात का कि यहाँ जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, वहां जो है केवल सिर दर्द की और बुखार की दवाई के अलावा कुछ नहीं मिलता। अगर उसे ब्लड टेस्ट करने के लिए भी जाना पड़ेगा तो कहाँ, रामनगर और कोटद्वार जाना पड़ेगा। एक्सरे करने के लिए कोटद्वार और रामनगर, अल्ट्रासाउंड करने के लिए कोटद्वार रामनगर, और उसको हर हफ्ते में, हर साल में जो मेडिकल चेकअप कराना पड़ता है। तो जब उसको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं मिलती तो फिर वह बुढ़ापे में यहाँ रुक नहीं सकता। इसीलिए सरकारों ने जो है वो तो कर दिए, अस्पताल तो बना दिए, वहाँ इक्विपमेंट रख दिए, करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, लेकिन वो जंग खा रही है क्योंकि टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं की। बिल्कुल, आपने देखा आप पहले वहाँ एक एक्सरे मशीन हुआ करती थी, वो जंग खाया, उसको चेंज किया। फिर ये कोरोना पीरियड के दौरान दूसरी एक्सरे मशीन आ गई, क्योंकि मशीन खरीदने में क्या होता है, कमीशनबाजी होती है। और मशीनें तो खरीद लेते हैं लेकिन टेक्नीशियन की नियुक्ति नहीं करते। जिस टेक्नीशियन की अगर नियुक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से फिर जो है उनको किसी को जो है रामनगर, कोटद्वार, देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। तो डेंटिस्ट की मशीन भी आ गई सर, बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर नहीं है। ये अफसोस इसी बात का है कि मशीनें तो आ गई, लेकिन 5 साल 10 साल बाद देखना वो जंग खाएंगे और फिर आउटडेटेड हो जाएंगे, फिर उनको जो ऑक्शन में नीलाम कर दिया जाएगा। ये जो है पूरे उत्तराखंड, आज आपने देखा वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जो है रेफर सेंटर हो चुके हैं। केवल रेफर का होता है कि भाई यहाँ से रेफर कर दो, यहाँ से रेफर। और हमारे यहाँ तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यहाँ तो ऐसी स्थिति है, जो सब हेल्थ सेंटर है वहाँ जो है फार्मासिस्ट ही डॉक्टर है, फार्मासिस्ट ही वार्ड बॉय, और फार्मासिस्ट जो है क्या है, स्वीपर भी है। ये स्थिति है। आप खदरासी से लेकर के कई ऐसे सब हॉस्पिटल है जहाँ जो है फार्मासिस्ट नहीं है। आपका जो वार्ड बॉय जो है फार्मासिस्ट है, वार्ड बॉय डॉक्टर है। बिल्कुल, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आपने बहुत बढ़िया बात कही सर आपने कि बुजुर्ग लोग क्यों रहे यहाँ पे, क्योंकि स्थिति यहाँ पे रहने लायक ही नहीं है, कि आप लोगों ने छोड़ा नहीं उस चीज को। बात करें, मैंने कई बार से दिल्ली में मेरे बुजुर्गों से बात होती है, उनसे मिलता हूं मैं कि आप रिटायरमेंट के बाद यहाँ क्यों रह रहे हो, तो आपने सही कहा कि भाई जब हमने यहीं आना है तो हम पहाड़ों में क्यों रहे।
हम तो आधे रास्ते में कुछ हो जाएगा तो क्या करें उस चीज को बाहर रहने का। हेल्थ सिस्टम अगर सही हो जाए जी तो निश्चित रूप से जो हमारे ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एनसीआर में जो है दम घुट रहा है उनका, वो निश्चित रूप से यहाँ आना शुरू कर देंगे। लेकिन उनको जो है बेसिक फैसिलिटी तो मिले। बिल्कुल। जो बुजुर्ग हैं वो तो इसलिए नहीं आ रहे, और जो नए युग है उनको यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसलिए जो रोजगार की तलाश में जो है बाहर जा रहे। सरकार को चाहिए था कि जो पर्वतीय जनपद है उनके लिए अलग से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर स्थापित करे, यहाँ ग्रोथ सेंटर बनाए, और वहां जो है यही की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनाए। और सरकार कहती है कि हम स्वरोजगार देंगे, लेकिन स्वरोजगार देने के क्योंकि पैसा तो है नहीं। आप जो है होम स्टे के लिए कहते हैं कि लोन ले लो, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से जो है बैंक से, लेकिन अफसोस इस बात का है कि बैंकों की इतनी जटिल प्रक्रिया है कि एक आम आदमी जो है लोन ले ही नहीं सकता। उसको इतनी उसके एडी इतनी घिस जाती है कि बाद में जो अपना प्रोजेक्ट को ठप कर देता है, कहता है भैया मैं तो अब लोन नहीं दे रहा हूँ। तो इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। सबसे पहले सरकार को बैंकों को जो निर्देश देना चाहिए कि इस प्रक्रिया को सरल करे, जिससे कि उनको जो है बेरोजगार नागरिकों को इंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए लोन मिल सके, सरलता से लोन मिल सके। बिल्कुल। तो क्या खोया क्या पाया, जिसमें हमारी बात हुई 20 जी से, कितना % आप क्या खोया और कितना % आप क्या पाया पे देंगे? देखो मैंने कहा जहां तक पानी की बात है, आप देख रहे होंगे करीब 98% गांव में जो है बिजली पहुंच चुकी है जी। करीब जो है 95% गांव में पानी भी पहुंच चुका है जी। स्कूलों की भी जो है डिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि उच्चीकरण हुआ तो स्कूलों का डिस्टेंस भी जो है क्या हो गया, कम हो गया। आप देख रहे होंगे कि जो 15-15, 20-20 किलोमीटर पहले चलते थे वो जो है डिस्टेंस कम हो गया। तो ये तो हमने पाया है निश्चित रूप से। लेकिन जिस अवधारणा के साथ इस राज्य का गठन हुआ था, आपने देखा होगा कि 60% लोगों का पलायन हो चुका है जी। 90% खेत जो है बंजर पड़ चुकी है जी। 90% खेत बंजर पड़ चुकी है। और आप देखो विद्यालय में औसत छात्र संख्या कितनी है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्या खोया और क्या पाया। हमने राज्य इसलिए बनाया था कि गांव आबाद रहे, हमने राज्य बनाया था कि गांव जो है खुशहाल हो सके, हरे भरे हो सके, बच्चों को जो है रोजगार मिल सके। लेकिन आज भी रोजगार की तलाश में जो है हमें कहाँ जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। मैं पलायन को कभी गलत नहीं मानता जी। पलायन दो तरह का होता है। एक पलायन तो होता है कि जो तरक्की के लिए होता है। अगर हम लोग पलायन नहीं करते तो आज हम देश को NSA नहीं दे सकते थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं दे सकते। आज हम देश को जो है मंगेश घिल्डियाल जैसे लोगों को नहीं, अगर वो पलायन नहीं करते, अगर कहते कि हम यहीं रह रहे तो हमको नहीं मिलता। आज भी जो है पूरे देश को जो 8 ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं, हमें गर्व है कि सब उत्तराखंड के हैं। लेकिन एक पलायन जो केवल 5 और 10 हजार के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर भेजे, वो पलायन बड़ा दुखदायी है। वो पलायन दुखदायी। आपने देखा डेनमार्क एक ऐसा कंट्री है जिसकी पूरी इकोनॉमी जो है पशुपालन पे है। लेकिन हमें भी जो हम लोग हैं अपने एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हमारे लोग जो है अगर कोई पशुपालन कर रहा है, कोई अपने बकरियां रख रहा है, कोई गाय रख रहा है, तो उसको जो है सम्मान की दृष्टि नहीं देखते। आजकल अकलावर की लड़की मिलना भी मुश्किल हो जाती, बड़ी गोरिच भाई जी। बिल्कुल। लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये स्वरोजगार कर रहा है, इंटरप्रेन्योर है, उसको जो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं मिल पा रहा है, उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा है। और सम्मान न मिलने के कारण वो भी बोला मुख लुकाना खंड में बहरी जाना पड़ा। ये बड़ी दिक्कत होगी। और आप इसका अंदाजा लगा सको इन 25 साल में जो हम कह रहे थे ना कि आज की डेट में प्रत्येक गांव में जो है 10-15 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे कि जिनकी शादी नहीं हो पा रही जी। तो ये भी जो इन 25 साल के अंदर हमने देखा है। धन्यवाद बिस जी आपका। अगर बात करें पहाड़ों से जुड़ी, तो पहाड़ों में जो हमने एनालिसिस देखा, जो खोया क्या पाया, उसमें जब उत्तराखंड बना नहीं था तब 100% लोग यहाँ रहा करते थे। आज 60% लोग पलायन कर चुके हैं और 40% यहाँ पे रह चुके हैं, और वो भी अब धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। तो आने वाला समय कितना भयावह होने वाला इन पहाड़ों के लिए, वो इन जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए जो यहाँ से चुन के जाते हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे रिजल्ट देख के। क्या हमारे देहरादून में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि है, विभाग कर्मचारी हैं, क्या वो ACO तक ही सीमित रहेंगे? इन पहाड़ों में भी देखेंगे जो योजनाएं बनती हैं, उनपे हमारी बात हुई 20 जी से, जिन उन्होंने कहा कि वही चीजें मैदानी क्षेत्र के लिए लागू होती है, वही अमाउंट हमारे इन पहाड़ी क्षेत्र के लिए लागू होता है। तो ये एक बड़ा दुर्भाग्य है और सोचने वाला विषय है। और जो हमारे भाई हैं, युवा है, जो बाहर रोजगार कर रहे हैं, उन्हें भी सोचने की जरूरत है कि आखिर हम लोग क्या परिवर्तन कर सकते हैं इन पहाड़ों के लिए। धन्यवाद सर आपका, आपने समय दिया इसके लिए। थैंक यू सो मच। आपका विशेष धन्यवाद, क्योंकि आप गांव-गांव में जाकर के आप भी जो है आपने रिवर्स पलायन किया है जी। आप भी अपनी अच्छी जॉब छोड़ करके जो है पहाड़ की कंदराओं में आकर के यहाँ के जन सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो आप जुड़े रहेगा साथियों पहाड़ 24 के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट सक्सेस से मिलने के लिए आप पहाड़ न्यूज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम।